कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिरोध के निर्भरता के बारे में। आज के क्लास में पढ़ेंगे प्रतिरोध के संयोजन के बारे में। प्रतिरोध का संयोजन, चलिए प्रतिरोध का संयोजन में दो तरह का संयोजन बहुत फेमस है। पहला संयोजन प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा संयोजन प्रतिरोध का पार्श्व क्रम संयोजन या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन। चलिए आप पहले देखते हैं हम लोग प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के संयोजन के बारे में अभी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है कि प्रतिरोध जो है वो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्रमबद्ध जुड़ा रहता है। कहने का मतलब ये है कि एक के बाद एक लगातार जुड़ा रहता है क्रमबद्ध। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये एक प्रतिरोध है, R1 प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है जो क्रमबद्ध जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम इसमें बैटरी जोड़ते हैं जैसे ही हम इसमें सेल लगाएंगे जब हम इसमें स्विच ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। मान लेते हैं कि ये भी सेल का विभवांतर कितना है, भी है, तो इससे क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। मान लेते हैं कि इससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए विद्युत धारा को जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है। अगर विद्युत धारा का रास्ता अलग होता तब तो विद्युत धारा का मान भी अलग अलग होता, लेकिन क्या है इसको जाने के लिए एक ही रास्ता है। तो ये क्या करेगी, अगर यहाँ पर विद्युत धारा आई जा रही है, प्रतिरोध पहले प्रतिरोध से भी क्या होगा, आई विद्युत धारा प्रवाहित होगा, दूसरे से भी क्या होगा, आई प्रवाहित होगा, तीसरे से भी क्या होगा, आई प्रवाहित होगा। यानी कि इस पूरे परिपथ में हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ आई ही धारा प्रवाहित हो रही है। यानी इसमें क्या है, विद्युत धारा नियत है, विद्युत धारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, विद्युत धारा सब को जोड़ने के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध जो जोड़े हुए हैं वो अलग अलग बिंदु पर जुटे हुए हैं। जैसे कि ये पहला प्रतिरोध ए और बी बिंदु से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध बी और सी बिंदु से जुड़ा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध सी और डी बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो जब बिंदु एक होगा तो विभवांतर एक समान रहेगा, लेकिन अगर बिंदु अलग अलग हो रहा है तो विभवांतर भी अलग अलग होगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि बिंदु अलग अलग है, यानी हम लोग देख रहे हैं क्या कि बिंदु अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, विभवांतर भी अलग अलग होगा। इसका विभवांतर हो जाएगा V1, इसका विभवांतर हो जाएगा V2 और इसका विभवांतर हो जाएगा V3। तो क्या देख रहे हैं, बिंदु अलग अलग है तो क्या होगा, विभवांतर अलग होगा, और रास्ते अलग होंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा अलग अलग होगा। यहाँ पर रास्ता एक ही है तो सभी से होकर सिर्फ आई विद्युत धारा ही प्रवाहित होगी, लेकिन बिंदु अलग अलग है इसलिए क्या होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। इसमें क्या है, पहले प्रतिरोध में V1 विभवांतर है, दूसरा का V2, तीसरा का V3, लेकिन क्या होगा, ये सभी विभवांतर तीनों विभवांतर मिलकर क्या होगा, ये V के बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर लिख सकते हैं हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, कम ऑन एक बार फिर से आप लोग
पूरी एनर्जी के साथ तैयार रहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार फिर से बोलते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, V1 V प्लस V2 प्लस V3, यानी कि ये जो V है ये सभी के योग के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। अब जैसे ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अब देखते हैं हम लोग तुल्य परिपथ में। तुल्य परिपथ क्या है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं तुल्य के बारे में। क्या, अगर किसी दीवार को 8 मजदूर मिलके पूरा करता है और उसी दीवार को उतना ही समय में अगर एक मजदूर मिलके कर देता है, इसका मतलब क्या है कि वो 8 मजदूर के ये एक मजदूर अकेले ही तुल्य है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध मिलके यहाँ पर जो काम कर रहा है, अगर वो एक ही प्रतिरोध करे तो उस प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये जो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये क्या है, आर तुल्य प्रतिरोध है। क्या है, तुल्य है। क्या है, आर तुल्य है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी मिलके जो काम करेगा वो अकेला ही आर तुल्य करने के लिए तैयार है, फुल एनर्जी के साथ। क्या है, जब देखिए ये तीनों मिलके जो काम करेगा वो अकेला आर तुल्य करने के लिए तैयार है। इसमें क्या कर रहा है, इस पूरे में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें भी क्या होगा, आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि इस तीनों का विभवांतर कितना है, अलग अलग है, V1 V2 V3 है, तो इसका सिर्फ इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये तीनों मिल के इस विभवांतर को झेल रहा है, लेकिन ये अकेला ही इस विभवांतर को झेल रहा है। मतलब क्या, ये तीनों मिलकर जितनी ऊर्जा के साथ ये विभवांतर को झेल रहा है, ये अकेला ही इस विभवांतर को झेल रहा है। जब इसका हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो इसमें भी प्रवाहित हो रही थी, इसमें भी आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें भी आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए हम लोग ओम के नियम से देखते हैं। ओम के नियम से ओम के नियम से ओम का नियम से हम लोग क्या देखेंगे कि ओम का नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग पहले प्रतिरोध के लिए, क्या, प्रथम प्रतिरोध के लिए। प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V1 बराबर, क्योंकि सबका प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा, V1 बराबर I, तो सब में कॉमन प्रवाहित हो रही है, सब में I विद्युत धारा ही प्रवाहित हो रही है, क्योंकि विद्युत धारा को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1। द्वितीय प्रतिरोध के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, V2 बराबर IR2। तृतीय प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V3 बराबर IR3। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगर ये क्या लिखे, ओम के नियम से V1 के लिए IR1 प्रवाहित हो रही है, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। अब हम लोग देखते हैं समतुल्य परिपथ से। अब क्या लिखेंगे हम लोग, समतुल्य परिपथ से, यानी कि तुल्य परिपथ को ही समतुल्य परिपथ बोल सकते हैं। तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से क्या होगा, V बराबर IR तुल्य, V बराबर IR तुल्य। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, V यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि यहाँ एक ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ है,
जो ये तीनों प्रतिरोध मिलकर जो काम करेगा, ये प्रतिरोध अकेला करने के लिए तैयार है। ठीक है, देखिए हम लोग अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये V क्या है, ये तीनों के योग के बराबर है। देखिए अब लेकिन हम लोग मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। समीकरण 1, 2 व 3 और 4 से देखिए यहाँ पर V के जगह पर V का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा IR तुल्य। IR तुल्य बराबर क्या होगा, V1 के जगह पर V1 का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा V1 बराबर IR1। V2 के जगह पर V2 का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा IR2। V3 के जगह V3 का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा IR3। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, IR तुल्य बराबर I क्या है, तीनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे तीनों को बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा I कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I देख रहे हैं कि दोनों तरफ है, तो क्या होगा I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, तुल्य प्रतिरोध क्या है R1, यानी कि तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको भाषा के रूप में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटे सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, कम ऑन बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में यानी कि ऐसे बोलेंगे, चलिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुटे प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। चलिए इसका मुख्य बात के बारे में जानते हैं हम लोग। रिमार्क मतलब होता है महत्वपूर्ण तथ्य या फिर महत्वपूर्ण बातें। देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या है, सबसे पहली बात कि इस पूरे सर्किट में हम लोग क्या देख रहे हैं, I क्या है, नियत है। I क्या है, नियत है। I में बदलाव नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, I क्या है, नियत है। क्या है I, नियत। पहले पॉइंट में हम लोग क्या देखें, I क्या है, नियत है। I क्या है, विद्युत धारा क्या है, नियत है। दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध अन्य प्रतिरोध के योग के बराबर है, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रत्येक परिपथ का योग तुल्य परिपथ के बराबर होता है, तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। आर्य तुल्य श्रेणी क्रम संयोजन में जुटे प्रत्येक परिपथ के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जब I नियत है तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। जब I नियत है तो क्या हो जाएगा, V समानुपाती R। कहने का मतलब ये है कि V का मान अगर V1 अनुपात V2 अनुपात V3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3। यानी ये सभी का अनुपात विभवांतर का अनुपात प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा। चलिए एक बार फिर से, कम ऑन, यहाँ पर क्या है, V समानुपाती R है। इसका मतलब क्या है कि V V1 अनुपात V2 अनुपात V3 किसके बराबर होगा,
प्रतिरोध के अनुपात के बराबर, जैसे R1 अनुपात R2 अनुपात R3। चलिए अब देखते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में। तीसरा क्या है, तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में जुड़े प्रत्येक यानी कि हर एक प्रतिरोध के मान से बड़ा होगा। यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान इसमें जितना जो सबसे अधिक बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी बड़ा होगा। यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए अगर श्रेणी क्रम संयोजन में इस तरह से जुटा हुआ है, अगर इसका मान 3 ओम है और इसका मान 4 ओम है और इसका मान 5 ओम है, इसका मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो समतुल्य होगा, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि मान लेते हैं कि R ये तुल्य जो होगा वो क्या होगा, इन सभी के योग के बराबर होगा। यानी 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम, तो कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है, इसके सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी ज्यादा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, उसके सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, V समानुपाती R है। इसका उपयोग हम लोग घर में अपने जो घर में बिजली चलाते हैं, जितना भी लाइन जोड़ते हैं हम लोग घर में, उसमें किस संयोजन का प्रयोग होता है, समांतर क्रम संयोजन का। उसमें इसलिए ये संयोजन का प्रयोग नहीं होता है, इस संयोजन का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ाएंगे, ज्यादा विभवांतर देने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ने लगेगा। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। सीधी सी बात है कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा घटेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए अब तो हम लोग देखते हैं प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर यानी एक दूसरे के नीचे, यानी सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक कॉमन पॉइंट से और दूसरा सिरा एक कॉमन बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है। कुछ इस तरह देखिए, मान लेते हैं कि ये पहला प्रतिरोध है R1 और ये दूसरा प्रतिरोध है R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है R3। तो ये क्या होगा, ये तीनों प्रतिरोध एक कॉमन बिंदु से जुटा हुआ रहेगा। एक कॉमन बिंदु से जुटा हुआ रहेगा। अगर हम इसको किसी सेल से जोड़ते हैं, अगर हम लोग इसको किसी सेल से जोड़ते हैं तो स्विच को ऑन करते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो अब देखेंगे हम लोग कि स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ से I विद्युत धारा प्रवाहित होगा, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचने के बाद इसको
अपने अलग अलग रास्ते जाने के लिए ऑप्शन मिलने लगते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो है आई इस जगह से बट जाएगा, तीनों अलग अलग रास्ते में चलने के लिए तैयार है। ये आई इस जगह से 3 भाग में बढ़ जाएगा और वो क्या होगा, पहले भाग में हो जाएगा I1, दूसरे भाग में I2 और तीसरे भाग में I3। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वहां पर क्या था, बिंदु सबका अलग अलग था। श्रेणी क्रम संयोजन में बिंदु सबका अलग अलग था, इसीलिए वहां पर विभवांतर भी अलग अलग हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सभी एक ही कॉमन बिंदु से जुटे हुए हैं एक्स और वाई के बीच में। तो इसका विभवांतर क्या होगा, तीनों का सेम होगा, वो क्या है, भी। विभवांतर क्या होगा, तीनों का एक ही होगा, क्योंकि तीनों का बिंदु का तक्ष बिंदु, तीनों का जोड़ने का बिंदु एक ही जगह है। तो क्या हो जाएगा, तीनों का बिंदु एक जगह है, तो विभवांतर कितना होगा, भी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ से तो विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, जैसे ही स्विच ऑन किए विद्युत धारा प्रवाह होने लगी। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा ये कॉमन पॉइंट के पास पहुंचता है तो इसको जाने के लिए तीन रास्ते दिखाई देते हैं। तो ये क्या करता है कि अपने आप को 3 भाग में बांटता है। पहले जाता है, पहले रास्ते से जाता है I1, दूसरे रास्ते से I2 और तीसरे रास्ते से I3। चलिए एक बार फिर से, कम ऑन। पहले जब हम स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है और ये विद्युत धारा आई जब यहाँ पर पहुंचता है तो इसको 3 रास्ते देखने को मिलते हैं। तो तीनों रास्ते पर ये अपने 3 भाग में बढ़ जाते हैं। पहला भाग में बढ़ने के बाद पहले भाग में I1, दूसरे भाग में I2 और तीसरे भाग में I3। चलिए देखते हैं अब इसके संयोजन के बारे में। अब देखते हैं हम लोग, ये क्या देख रहे हैं कि तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या करेगा, ये तीनों प्रतिरोध मिलके जो काम कर रहा है वो काम ये अकेला ही करेगा। यानी कि ये तीनों प्रतिरोध मिलके जो काम करेगा वो ये अकेला ही काम करेगा। ये तीनों मिलके ये तीनों प्रतिरोध मिलके I1, I2, I3 धारा को झेल रहा है। लेकिन ये क्या होगा, इसमें I विद्युत धारा अकेले ही प्रवाहित होगा, क्योंकि यहाँ जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, यहाँ पर एक ही रास्ते हैं। और ये तीनों प्रतिरोध मिलके जो काम करेगा वो आर्य तुल्य अकेले करने के लिए तैयार है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग आर्य तुल्य को लिखे हैं। तो इसमें कितना विभवांतर प्रवाहित होगा, भी, क्योंकि इसका भी एक ही कॉमन बिंदु है एक्स और वाई, और इसका भी एक ही कॉमन बिंदु है एक्स और वाई। तो इसमें भी विभवांतर क्या होगा, प्रवाहित, भी। ठीक है। चलिए अब हम लोग ओम के नियम से इसके बारे में समझते हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम में हम लोग ने क्या पढ़ा था, V बराबर आई आर। तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर V बटे R, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, I 3 भाग में बटा है। तो हम लोग लेते हैं पहले प्रतिरोध के लिए, क्या लेते हैं, पहले प्रतिरोध के लिए I बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, I1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग V बराबर R1, V बटे R1। ये हुआ पहले प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर V बटे R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, I3 बराबर V बटे R3। क्या, चलिए हम लोग मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। चलिए अब लेते हैं हम लोग तुल्य परिपथ के लिए। किसके लिए, तुल्य परिपथ के लिए।
तुल्य परिपथ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुल्य परिपथ में भी क्या हो रही है कि I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं। क्या, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, I बराबर V बटे R तुल्य लिख सकते हैं ना क्या। चलिए ठीक है। चलिए हम लोग अब क्या देखते हैं कि यहाँ पर I बराबर, अब देखते हैं हम लोग, अब I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर I 3 भाग में बट गया। इसका मतलब क्या है, I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर क्या देखेंगे हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए अब लेते हैं हम लोग समीकरण, इसको मान लेते हैं 4। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से तो क्या करेंगे हम लोग, I के जगह पर I का मान रखेंगे, I1 के जगह पर I1 का, I2 के जगह I2 का और I3 के जगह पर I3 का। चलिए अब हम I के जगह पर मान रखते हैं। I बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बटे R तुल्य, और I1 के जगह पर लिख सकते हैं हम लोग V अपॉन R1। I2 के जगह पर I2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा V अपॉन R2। I3 के जगह पर I3 का मान रखेंगे और हम लोग क्या लिखेंगे, V अपॉन R3। इसमें क्या देख रहे हैं कि V सभी में है, तो V को हम लोग कॉमन करेंगे और क्या हो जाएगा, V R तुल्य बराबर, V को कॉमन करेंगे और आ जाएगा इधर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बाय R3। V दोनों में है तो V एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हम लोग का फॉर्मूला क्या निकल गया। चलिए हम लोग ऊपर लिखते हैं, हम लोग का फॉर्मूला क्या निकल गया, 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो हम लोग इसको भाषा में किस तरह से लिख सकते हैं कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन में, एक बार फिर से कमोन, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन में परिपथ तुल्य परिपथ के प्रतिरोध का व्युत्क्रम परिपथ में लगे अन्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से कमॉन, फुल एनर्जी के साथ हम लोग बोलते हैं परिभाषा को। बोलेंगे हम लोग कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग N प्रतिरोध के बारे में। N प्रतिरोध के लिए, N प्रतिरोध के लिए N प्रतिरोध के लिए N प्रतिरोध के लिए मतलब क्या, अगर परिपथ में प्रतिरोध की संख्या n रहे, मतलब अगर आपके परिपथ में प्रतिरोध की संख्या n रहे, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। तो जितने रेसिस्टेंस जुड़े रहेंगे उतना जोड़ देंगे हम लोग। देखिए अगर n रहे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट 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 1 प्लस 1 बटे Rn। ठीक है। चलिए अब हम लोग आप जानते हैं इसके रिमार्क के बारे में, इसके
रिमार्क के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। मैं इसे मिटाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं पहला टॉपिक। हम लोग क्या देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, आई नियत था, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, भी नियत है। यानी कि भी क्या है, नियत है, भी में वेरिएबल नहीं हो रहा है। अगर भी नियत है इसका मतलब क्या है कि भी, हम लोग का सूत्र क्या था, भी बराबर आई आर, तो हम लोग आई बराबर क्या लिख सकते हैं, भी बटे आर। और जब यहाँ पर भी नियत है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक में कि आई समानुपाती है किसके, 1/r के। और इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध रुकावट उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा, प्रतिरोध कम लगेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग अपने घरों में समांतर क्रम संयोजन में ही तार या बल्ब को जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोध कम लगता है, और जब प्रतिरोध कम होगी तो विद्युत धारा खुद ब खुद ऊपर की ओर बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तीसरा टॉपिक के बारे में देखते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए तीसरा टॉपिक क्या है, अगर इसका अनुपात I1 अनुपात I2 अनुपात I3 हो तो क्या होगा इसका, 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3।